हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो हम इसे डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल्स को फौरन समझकर उन्हें अटैक करने लगता है। तो इस डिजीज में भी जो इम्यून सिस्टम है वो साइनोवियल लाइनिंग है, उसको फौरन समझकर उनको अटैक करना शुरू कर देता है। क्रोनिक मीन्स ये लॉन्ग टाइम और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो इस डिजीज में इट मेनली अफेक्ट्स द जॉइंट्स बट ऑल्सो कैन अफेक्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन। एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स मीन्स यहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी की। तो अननोन एटियोलॉजी मीन्स जिसकी कोई नोन कारण हमें पता नहीं है। इंसिडेंस 3:1, वुमेन इज टू मेन, मीन वुमेन आर 3 times more prone than men। ऑनसेट 4 to 5th decade, हालांकि ये अर्ली स्टेज में स्टार्ट होता है पर इसका जो पीक है 40s और 50s की एज में ये जनरली देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर्स, तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इसका रिस्क फैक्टर है। जो लोग स्मोक करते हैं, ओबीज हैं, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो या वायरल जैसे कि एप्स्टीन बार इन्फेक्शन का होना, तो उनमें भी ये रिस्क फैक्टर है। एंड जेनेटिक मार्कर्स जैसे कि HLA-DR4 वो भी इसका रिस्क फैक्टर है। तो अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो एपीसी का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स को ये एंटीजन प्रेजेंट करती हैं, जिससे टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स इनसे प्रोडक्शन ऑफ मोर टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, इनका ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब टी सेल्स ज्यादा बनेंगे तो वो प्रोस्टैग्लैंडिन्स एंड साइटोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, और बी सेल्स ज्यादा बनेंगे तो वो प्लाज्मा सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। एंटी-सीसीपी एंड र्यूमेटिक फैक्टर इनका सीरम में रिलीज होता है। फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है एंड इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड दे आल्सो रिलीज साइटोटॉक्सिन। तो ये साइटोटॉक्सिन्स एंड दीज टी सेल्स व्हिच रिलीजेस प्रोस्टैग्लैंडिन एंड साइटोटॉक्सिन्स ये मिलके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से साइनोवियल प्रोलिफरेशन होता है, एंजियोजेनेसिस होता है, and then it leads to cartilage and bone destruction and pannus formation। pannus का मतलब होता है it is a sheet of inflammatory granulation tissue। then signs and symptoms, तो generalized symptoms जो देखने को मिलते हैं, फटीग यानी थकान का होना, एनोरेक्सिया खाने की इच्छा ना होना, वीकनेस, मसल पेन एंड फीवर, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं लोकलाइज्ड सिम्टम्स के बारे में। तो जॉइंट पेन होगा, जॉइंट स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, वार्मथ होगी, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड डिफॉर्मिटी इन एडवांस स्टेज। तो सबसे पहले ये जो है जॉइंट पेन, यूजुअली सिमेट्रिकल, जो कार्टिलेज एंड बोन का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से नर्व एंडिंग्स जो है उनका स्टिमुलेशन होता है और उसकी वजह से पेन देखने को मिलता है जॉइंट में। जॉइंट स्टिफनेस एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, जो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से पेशेंट में देखने को मिलता है। एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग मींस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड वहां हो जाता है, रेडनेस और टेम्परेचर का बढ़ना ये देखने को मिलता है। एंड लेट स्टेज में डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल जॉइंट्स में जो डिफॉर्मिटीज मिलती है। तो पहली है बॉटनियर डिफॉर्मिटी। तो बॉटनियर डिफॉर्मिटी में क्या होता है, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा कहाँ का, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का, और हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का। तो ये किस तरीके से होगा, ये है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, तो इसका फ्लेक्शन होगा और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होगा। स्वान नेक डिफॉर्मिटी जो है इसमें अपोजिट देखने को मिलता है। जो हाइपर एक्सटेंशन है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का होगा, और जो आपका डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब। जो आपका मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है इसमें हाइपर एक्सटेंशन होगा। तो ये जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब है। नेक्स्ट है अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स।
तो ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, यहाँ मेटाकार्पल्स हैं, ये फेलेंजेस हैं, तो इनका अल्नर डेविएशन होगा। लास्ट है स्पिंडलिंग ऑफ फिंगर्स। तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, और जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग नहीं होती। तो ये स्मॉल जॉइंट्स का है। देन फुट और एंकल की बात करते हैं, तो वहां पर हेलस वेगस या बनियन देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट टो जो होता है, जो बिग टो है, वो मीडियली इनवर्ड्स चला जाता है, और जो एंगल है वो आउटवर्ड होता है। देन देयर इज स्वेलिंग ऑफ मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, जिसकी वजह से जो फोर फुट है वो ब्रॉड देखने को मिलता है, वहां उसकी ब्रॉडनिंग हो जाती है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की मैनिफेस्टेशंस की। तो ये जॉइंट के बाहर जो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से, या कहें जब इन्फ्लेमेशन सिस्टमिक हो जाए तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होता है या सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है, तो उसमें र्यूमेटॉइड नोड्यूल्स डेवलप होने लगते हैं। ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होगी तो वेस्कुलाइटिस हो जाएगा। पेरिकार्डियम के इन्फ्लेमेशन में पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज देखने को मिलेंगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्लेरा होगा तो स्क्लेराइटिस एंड एपिस्क्लेराइटिस मिलेगा, और एनीमिया मिलेगा। इसके अलावा भी और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। तो अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस किस किस पे बेस्ड होता है। तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देन जो सिम्टम्स उसमें मिल रहे हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, वो देखनी है। देन लैब इन्वेस्टिगेशंस। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में एक आरए फैक्टर और एंटी-सीसीपी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव आरए में आपको देखने को मिलते हैं जो सीरो पॉजिटिव आरए है, पर कुछ लोगों में सीरो नेगेटिव आरए भी देखने को मिलता है, जहां पे ये दोनों नेगेटिव होते हैं पर फिर भी पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स मिलते हैं। तो जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ लैब इन्वेस्टिगेशंस पे बेस्ड नहीं है, आपको पेशेंट की हिस्ट्री, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, तो उस अकॉर्डिंगली सीरो नेगेटिव आरए भी पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा सीबीसी की बात करें, ईएसआर भी बढ़ा हुआ मिलता है, सीआरपी भी बढ़ा हुआ मिलता है, और साइनोवियल फ्लूइड का जो एनालिसिस होता है वो 2000 से 50,000 के बीच में मिलेगा। देन रेडियोग्राफी की बात करें, एक्सरे कराएंगे तो उसमें जो भी रेडियोग्राफिक चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। एमआरआई के द्वारा पेनस फॉर्मेशन है, कार्टिलेज का कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, बोन का कितना इरोजन हुआ है, वो देखने को मिलेगा। तो ये रेडियोग्राफिक चेंजेस, तो इन सभी पॉइंट से हमें पेशेंट की डायग्नोसिस करनी है। नाउ स्टार्टिंग विद एसीआर क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस। एसीआर मतलब अमेरिकन कॉलेज ऑफ रियूमेटोलॉजी के द्वारा आरए की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए 7 पॉइंट्स बताए गए हैं। तो मॉर्निंग स्टिफनेस जो कि 1 घंटे से ज्यादा हो, अर्थराइटिस ऑफ 3 और मोर जॉइंट्स मतलब 3 या 3 से ज्यादा जॉइंट्स में एक साथ अर्थराइटिस के सिम्टम्स का मिलना, अर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, उनमें अर्थराइटिस का मिलना, सिमेट्रिक जॉइंट स्वेलिंग और अर्थराइटिस। सिमेट्रिक मतलब दोनों साइड्स पर एक के सिम्टम्स मिलना, रूमेटॉइड नोड्यूल्स मींस सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होना, सीरम आरए फैक्टर पॉजिटिव होना, और रेडियोग्राफिक चेंजेस का मिलना। तो इन ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इसमें से स्टार्टिंग के 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स जो हैं, दे मस्ट बी प्रेजेंट फॉर 6 वीक्स और मोर देन 6 वीक्स। एंड इन 7 पॉइंट में से एटलीस्ट 4 पॉइंट्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ आरए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो द गोल्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज, पहला एलिविएट और रिड्यूस पेन, दूसरा प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, तीसरा जो जॉइंट डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए, एंड टू अचीव एंड मेंटेन द डिजीज रेमिशन। ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली स्टेज में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड देन गोइंग टू द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करते हैं। जैसा कि हमने रिस्क फैक्टर में भी देखा था, एज ओबेसिटी इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑन द जॉइंट्स। तो डाइट के द्वारा और फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा उस ओवरवेट को कंट्रोल करने से, एंड साथ ही साथ जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि वॉकिंग है, जॉगिंग है, इसके द्वारा मसल्स को स्ट्रेंथन करके, देन फार्माकोलॉजिकल में सबसे पहला है एनसेड्स मींस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसके द्वारा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना और पेन को रिलीव करना, ये मेन है। नेक्स्ट है डीमार्ट्स मींस डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में
ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस डिजीज में डीमार्ट्स का यूज किया जाता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में डीमार्ट्स का यूज किया जाता है। तो डीमार्ट्स क्या करते हैं, दे इनहिबिट्स टी सेल एंड बी सेल एक्टिविटी। एंड इसके द्वारा ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन है, क्लोरोक्विनिन है, मेथोट्रेक्सेट है, ओरल गोल्ड है, जैसे कि ऑरेनोफिन। तो इनका यूज करके इस डिजीज की प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। डीमार्ट्स के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करके भी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाता है। इसमें स्मॉल डोजेस में प्रेडनिसोलोन का उपयोग किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसमें आते हैं एडेलेक्सिम्यूबर या इन्फ्लिक्सिम्यूबर। तो इनका काम क्या है, ये इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन जैसे कि साइटोकाइनेस, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको कम करने के लिए। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशंस का भी यूज किया जाता है, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड है। इनसे भी रिलीफ नहीं मिलने पर सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें आर्थ्रोस्कोपी है, आर्थ्रोप्लास्टी है या साइनोवेक्टोमी है। उनका अलग अलग पेशेंट की अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो ये है कंप्लीट रूमेटॉइड अर्थराइटिस।